यकीनन ये एक बड़ी बात है कि आखिरी वक्त में वोटर फैसला करते नजर आए और ये कमोबेश हर जगह पर दिखा है। लोगों के जहन में कई सारे मुद्दे तो थे, कई सारे बातें थी, लेकिन वो फैसला शायद ले नहीं पा रहे थे या मन नहीं बना चुके थे। यही एक बड़ा सवाल है कि किस मुद्दे ने वोटिंग पैटर्न को बदला है। ये हमने सवाल रखा है अपने एनालिसिस में और ये देखिए यही वो सवाल है, किस मुद्दे ने आपके वोटिंग पैटर्न को बदला है। विकास, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार, ये वो मुद्दा है। इनमें से कौन सबसे बड़ा मुद्दे ये तमाम रहे हैं चुनाव में, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा उभर कर आया है, बस कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा जब हम एग्जिट पोल दिखाएंगे। और न सिर्फ उन मुद्दों का पता चलेगा बल्कि वोटिंग पैटर्न और फिर आखिर में सरकार किसकी बनेगी ये आपको पता चलेगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि 10 नवंबर को नतीजे आएंगे, 10 नवंबर को फाइनल नतीजे आएंगे, उसी के बाद तय होगा बिहार में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन एग्जिट पोल के तहत जो हमने सवाल पूछे, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, लोगों से हमने यही पूछा और लोगों के जहन में तमाम मुद्दे थे, लेकिन वो फैसला शायद ले नहीं पा रहे थे, जैसा हमारे संवाददाता बता रहे हैं। हमने पूछा क्या आप प्रदेश में सरकार बदलना चाहते हैं, क्या ये वोट इस बार परिवर्तन के लिए हुआ है। ये एक बड़ी बात है, 15 साल की सरकार नीतीश कुमार की, तो क्या परिवर्तन लोग चाहते थे, हां या नहीं, ये सवाल पूछा गया। परसेंटेज 0 आपको नजर आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमने आंकड़ा अभी नहीं दिया है, आंकड़ा आपको बताएंगे बस कुछ ही देर में। निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस के मुताबिक मौजूदा मुख्यमंत्री के काम को आप कैसे आंकेंगे, क्योंकि 15 साल से नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार के काम को कैसे आंकेंगे, यह सवाल हमने पूछा। अच्छा या औसत या खराब, ये लोगों को हमने ऑप्शन दिया कि आप मौजूदा मुख्यमंत्री के काम को अच्छा मानते हैं, औसत मानते हैं या खराब मानते हैं। इन सवालों का जवाब भी हमें मिल चुका है, आंकड़े आ चुके हैं। कितने परसेंट लोगों ने अच्छा माना है मौजूदा मुख्यमंत्री के काम को, कितने परसेंटेज लोगों ने खराब माना है, कितने परसेंटेज लोगों ने औसत माना है, ये भी आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं। ये भी हम आपको दिखाएंगे। इस चुनाव में प्रमुख जातियों का झुकाव किस तरफ रहा। जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है और जाति के हिसाब से ही टिकट भी बंटवारा होता है, ये भी आपने देखा। जहां राजपूत बहुल इलाका है वहां राजपूतों को टिकट दिया गया, मुस्लिम बहुल इलाके में मुस्लिम को टिकट दिया गया, ब्राह्मण के इलाके में ब्राह्मणों को टिकट दिया जाता है। तो ये एक फैक्टर है, इसीलिए हमने इस सवाल को रखा। और ये देखिए सवर्ण, यादव, मुस्लिम, एससी, ईबीसी और ओबीसी, ये जाति का फैक्टर है। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, दोनों गठबंधन को हमने सामने रखा और सवाल पूछा कि कौन सी जाति किस तरफ जा रही है। ये फिर सवाल के आधार पर हमने आकलन किया है किन जातियों का किधर आकलन रहा है, किधर झुकाव रहा है। सवर्ण या मुस्लिम या यादव, इन तमाम जातियों को लेकर झुकाव किधर रहा है, ये हम आपको बताएंगे। कुछ ही देर में आपको बताएंगे क्या कहता है एग्जिट पोल, महा एग्जिट पोल। लेकिन उससे पहले संवाददाता, हमारे रिपोर्टर जो हैं, वो लोगों से मिलते रहे हैं, लोगों का मूड भांपते रहे हैं और वो बेहतर आपको बता सकते हैं कि हवा चल क्या रही है, हवा का रुख किस तरफ रहा है। और ये हमारे संवाददाता, 3 संवाददाता, राजेंद्र पाठक हैं पूर्णिया से, सुधीर मुजफ्फरपुर से और संजय भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। हम तीनों संवाददाता के पास भी चलेंगे और आपको बताएंगे कि क्या हवा का रुख इस बार रहा है। 243 सीटों पर फैसला हो चुका है। तीसरे चरण के 78 सीटों पर मतदान के साथ 243 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया। इंतजार अब 10 तारीख का, जब दलों की असली ताकत सामने आएगी। 2020 के नतीजों से पहले नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। एग्जिट पोल बस कुछ ही देर में आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले फ्लैशबैक में चलिए 2015 के नतीजों पर जरा नजर डालिए। 3 चरणों में हुए चुनाव में किन सीटों पर किस दल का दबदबा था। जिताइए, 50 लोगों से जिताइए। बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया। 243 सीटों पर जनता ने अपना फैसला लॉक कर दिया। अब इंतजार है 10 नवंबर का, जब जनता के मतों की पेटी खुलेगी और बिहार का नया जनादेश सामने आएगा। लिहाजा नतीजों से पहले तमाम दलों की सांसें अटकी हुई हैं। कोई दल ये दावा नहीं कर सकता
कि जनता का आशीर्वाद किसे मिला है, क्योंकि 2015 के मुकाबले इस बार सियासी समीकरण की तस्वीर बिल्कुल उल्टी थी। एनडीए और महागठबंधन दोनों के साथी 2015 के मुकाबले बदले हुए थे। लिहाजा बिहार के परिणाम पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। इस बार बिहार में 3 चरणों में मतदान हुआ। तीनों चरणों के हिसाब से 2015 में जीत के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि पहले चरण में जिन 71 सीटों पर चुनाव हुआ, उनमें सबसे ज्यादा 27 सीटों पर आरजेडी का कब्जा था, जबकि जेडीयू 18, बीजेपी 13, कांग्रेस 9 और अन्य के खाते में 4 सीटें गई थी। जाहिर है पहले चरण की 71 सीटों पर आरजेडी का दबदबा था। अब जरा दूसरे चरण में सबसे ज्यादा 94 सीटों पर 2015 में किसका दबदबा था, उस पर भी नजर डालते हैं। दूसरे चरण की 94 सीटों पर सबसे ज्यादा 33 सीटों पर आरजेडी का कब्जा था, जबकि जेडीयू 30, बीजेपी 20, कांग्रेस 7 और अन्य के खाते में 4 सीटें गई थी। जाहिर है पहले और दूसरे चरण की ज्यादातर सीटों पर आरजेडी का कब्जा था, लेकिन तीसरे चरण की 71 सीटों में सबसे ज्यादा जेडीयू का कब्जा 23 सीटों पर था, जबकि आरजेडी 20, बीजेपी 20, कांग्रेस 11 और अन्य के खाते में 4 सीटें गई थी। जाहिर है इस बार सियासी समीकरण बदले हुए हैं तो नतीजों में भी फर्क आ सकता है। लिहाजा असल जनादेश के लिए 10 तारीख का इंतजार करना होगा, जब बिहार की नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो फैसला अब ईवीएम में बंद हो चुका है 243 सीटों पर, लेकिन इन 243 सीटों पर फैसला जो वोटरों ने लिया है, किस आधार पर लिया है, किन मुद्दों को लेकर लिया है, उन मुद्दों का जिक्र जरा कर लेते हैं। पहले चरण में क्या क्या मुद्दे थे जो नेताओं की तरफ से उछाले गए? नक्सलवाद और विकास पर एनडीए का फोकस रहा। पहले चरण में वामपंथी पार्टियों के सहारे नक्सलवाद के मुद्दे को उछाला गया। वहीं नीतीश कुमार लगातार अपने हर सभाओं में 7 निश्चय पार्ट 2 का जिक्र करते रहे, 7 निश्चय पार्ट 1 की उपलब्धि गिनाते रहे, हर घर नल जल या गली नली। लेकिन तेजस्वी यादव ने पहले चरण में 10 लाख नौकरी का दांव खेला और हर सभा में 10 लाख नौकरी का दावा करते नजर आए। वहीं तेजस्वी ने नियोजित कर्मचारियों को भी लुभाने की कोशिश की, समान काम समान वेतन का वादा किया। पहले चरण में क्या इन मुद्दों का असर होगा, कुछ ही देर में पता चलेगा। दूसरे चरण के मुद्दे समझिए। एनडीए ने जंगल राज का मुद्दा उठाया। दूसरे चरण के मुद्दे जंगल राज सबसे अहम रहे। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल राज का युवराज तेजस्वी यादव को कहा था और जंगल राज का जिक्र करते हुए उस दौर को याद किया। वहीं परिवारवाद पर भी एनडीए ने प्रहार किया। कांग्रेस और आरजेडी में जो परिवारवाद है उसे लेकर लोगों के बीच गए। वहीं विपक्ष ने सरकार के 5 साल पर सवाल किया। विपक्ष लगातार सवाल पूछता रहा कि आपने क्या किया है, आप अपनी उपलब्धियां बताइए। साथ ही रोजगार का दांव लगातार तेजस्वी यादव खेलते रहे। दूसरे चरण में भी पूरे चुनाव भर उन्होंने यही वादा किया, 10 लाख नौकरी हम देंगे। पहले ही दस्तखत कर कैबिनेट में बेरोजगारी के बहाने सरकार पर निशाना भी साधा। तीसरे चरण के मुद्दे, तीसरे चरण में आते आते सीएए और एनआरसी की एंट्री हो गई। क्यों हो गई? सीमांचल, तीसरे चरण में सीमांचल में वोटिंग हुई है, जहां मुस्लिम बहुल इलाका है। 70% किशनगंज में आबादी है, कटिहार, अररिया, पूर्णिया। तो जाहिर है वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की गई। उधर ओवैसी ने भी, असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीएए और एनआरसी का मुद्दा उठाया। बीजेपी की ओर से भी ये मुद्दा उठाया गया। योगी आदित्यनाथ को उतारा गया। श्री राम, भारत माता की जय, ये तमाम नारे गूंजने लगे। लेकिन विपक्ष नौकरी के बाद बेरोजगारी का दांव खेलने लगा। विपक्ष ने यहां तक कह दिया कि साहब हम समान काम समान वेतन देंगे। ये 3 चरण के मुद्दे, क्या इन मुद्दों का असर हुआ है? क्या फैसला वोटरों ने सुनाया है? 10 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम दिखाने जा रहे हैं महा एग्जिट पोल, बस थोड़ी देर में।